नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में आपको हम बताएंगे आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री ने बिहार की महिलाओं को दी एक बड़ी सौगात। साथ ही बात करेंगे किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों को जब हम देख रहे हैं क्या कुछ ताज़ा खबरें वहां से निकल कर आ रही हैं। बात होगी MiG-21 की भी। जी हाँ, हमारी वायुसेना का जो लड़ाकू योद्धा है उसकी आज विदाई है। और आपको बताएंगे लेह में फिलहाल जो स्थिति है सामान्य बनी हुई है और किस तरह के हालात हैं। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महिलाओं की भूमिका अहम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में लॉन्च की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। 75 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हुए 10-10 हजार रुपए। पीएम ने कहा इस योजना से लखपति दीदी अभियान को भी मिलेगी मजबूती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024 किए प्रदान। खनिज विकास और पर्यावरण संतुलन को बताया जरूरी। कहा भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में खनन क्षेत्र का अहम योगदान। सेवा मुक्त हुआ 63 साल तक दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाला MiG-21 फाइटर जेट। रक्षा मंत्री और सीडीएस की मौजूदगी में दी गई अंतिम विदाई। राजनाथ सिंह ने कहा यह केवल एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि भारत रूस के बीच गहरे संबंधों का प्रमाण। बीएसएनएल ने फिर दिखाया दम। 17 साल बाद पहली बार नेट मुनाफा दर्ज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा बीएसएनएल की नजर सर्वाइवल पर नहीं आगे बढ़ने की ओर। प्रधानमंत्री कल ओडिशा में स्वदेशी 4G नेटवर्क टावरों की करेंगे कमिश्निंग। नाबालिग लड़की की शादी से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी। पर्सनल लॉ और आपराधिक कानून से जुड़े विरोधाभास दूर करने के लिए सामान्य नागरिक संहिता की जरूरत। और आइए मिड डे प्राइम की यहाँ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से बिहार की महिलाओं को सौगात मिली है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए यानी कुल 7,500 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। बिहार सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार एवं आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। ये योजना राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और वे अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका गतिविधियां शुरू कर सकेंगी। इससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपये का प्रारंभिक अनुदान जाहिर तौर पर मिला है और बाद के चरणों में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की भी संभावना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना अपनी शुरुआत के साथ बिहार के हर एक परिवार तक पहुंच रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी के कारण गांव की तस्वीर बदली है। मुझे जीविका निधि साख सहकारी संघ शुरू करने का अवसर मिला था। अब इस व्यवस्था की ताकत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के साथ जुड़ जाएगी। यानी अपनी शुरुआत के साथ ही ये योजना पूरे बिहार में, बिहार के हर कोने में और एक एक परिवार तक प्रभावी होने वाली है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी है
और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनकी मेहनत से गांव बदले हैं, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। करते हुए कहा कि प्रदर्शनी के जरिए आने वाली पीढ़ी को उस समय के खौफ का पता चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जंगलराज के समय सबसे ज्यादा कष्ट महिलाओं को सहना पड़ा था। डबल इंजन की सरकार आने के बाद आप तो देखते हैं बिहार में सड़कें बनने लगी। हम आज भी बिहार में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। इससे बिहार की महिलाओं को बहुत सुविधा होनी शुरू हुई है। माता बहनों, इन दिनों बिहार में एक प्रदर्शनी लग रही है और जो 30 साल से छोटी उम्र की माताएं बहनें हैं ना, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये प्रदर्शनी आप जरूर देखें। मुझे जो बताया गया है कि इस प्रदर्शनी में पुराने अखबारों की सुर्खियां दिखाई जा रही है। हम जब उन्हें पढ़ते हैं और 30 साल के छोटी उम्र के लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि कितने बुरे हाल थे। और बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग भी पढ़ेंगे तो उनको भी लगेगा, उनको याद आता है कि आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था। कोई घर सुरक्षित नहीं था। नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था और इसका दर्द भी सबसे ज्यादा महिलाओं को सहना पड़ता था। गरीब से लेकर डॉक्टर और आईएएस का परिवार तक आरजेडी नेताओं के अत्याचार से कोई नहीं बचा था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जेएम ट्रिनिटी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले के समय में जो पैसे बिचौलिए खा जाते थे वो आपके साथ अन्याय होता था, लेकिन अब एक पैसा भी बिचौलिए नहीं खा सकते हैं। तो 11 साल पहले जनधन योजना का संकल्प अगर हमने न लिया होता, अगर देश ने जनधन योजना के तहत बहनों बेटियों के 30 करोड़ से ज्यादा खाते न खुलवाए होते, इन बैंक खातों को आपके मोबाइल और आधार से न जोड़ा होता, तो क्या आज इतने पैसे हम सीधे आपके बैंक खातों में भेज पाते? ये हो ही नहीं सकता था। और पहले तो एक प्रधानमंत्री कह चुके थे, ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है ना, पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था, तब तो चारों तरफ उन्हीं का राज चलता था, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। और वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजाब मार लेता था। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे, 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। ये पैसे जो बीच में लूट जाते थे, आपके साथ कितना बड़ा अन्याय होता। तो खासतौर से प्रधानमंत्री ने यहाँ जिक्र किया किस तरीके से महिलाओं के जो हालात हैं वो बदले हैं। और अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की, इस योजना में क्या कुछ खास है वो भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें, सरकार की इस योजना का जो उद्देश्य है वो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। जी हाँ, और इसी की कवायद जो है वो हमें देखने को मिलती है। इस योजना के जरिए आपको बता दें, स्वरोजगार के माध्यम से जो महिला सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा मिलेगा। लगातार हमने देखा है पीएम मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से बढ़ावा दिया गया है और योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को जो वित्तीय सहायता है वो प्रदान की जाएगी।
और उसी के एवज की अगर हम बात करते हैं, आप बता दें लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपये का प्रारंभिक जो अनुदान है, जो राशि है, वो उनके खातों में ट्रांसफर की गई है। और साथ ही साथ बाद में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता का जो अवसर है वो भी मिल सकता है। यानी अगर आपका जो काम शुरू कर रहे हैं अगर वो बेहतर रहता है तो आपको 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है और महिलाएं जो हैं अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका गतिविधियां जो हैं वो शुरू कर सकती हैं। तो ये एक बड़ा लाभ महिलाओं को यहाँ मिलेगा। अपनी पसंद का जो रोजगार है वो तमाम महिलाएं कर सकती हैं और उसमें देखिए क्या क्या शामिल है। कृषि क्षेत्र की बात करें, पशुपालन की बात की जाए, हस्तशिल्प की बात करें, सिलाई बुनाई और अन्य लघु स्तरीय उद्यम जो हैं वो इसमें शामिल हैं और इसके जरिए कहीं ना कहीं आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को जो बढ़ावा है वो भी मिलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो दोनों ही क्षेत्रों में इस योजना का जो लाभ है वो लिया जा सकेगा। जो पात्र महिलाएं हैं किस तरीके से उनको इसका लाभ मिलेगा, ना सिर्फ इन तमाम क्षेत्रों में बल्कि ये पहल हमने देखी है कि ना सिर्फ बिहार की बात की जाए और भी ऐसे दूसरे राज्य हैं जहां पर इस तरह की पहल हमें यहां पर नजर आई है। लेकिन ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया कि कैसे लगातार जो एक फोकस है वो इस बात पर रहा है। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं कैसे महिलाओं को आजीविका को यहाँ और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ये काफ़ी खास हो जाता है। फिलहाल इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे जो संवाददाता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरीके से जो तमाम महिलाएं हैं वो इस योजना को देखती हैं जब उनके खाते में 10,000 रुपये की राशि जो आई है। आपको बता दें हमारे संवाददाता बिहार से मधुरेश हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ राजेश राज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मधुरेश, आपसे मैं जानना चाहूँगा, एक महत्वपूर्ण योजना सरकार की ये, और जब हम बात करते हैं कि कितना महत्वपूर्ण सरकार का फोकस जो है वो महिला सशक्तिकरण पर रहा है और खासतौर से जब हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर, आज भी हमने देखा मुख्यमंत्री यहाँ पर जो योजना के चलते जो राशि उनके खातों में ट्रांसफर की गई है, किस तरीके से वहाँ पर जो आपके साथ महिलाएं हैं वो इसको देख रही हैं, क्योंकि अब ना सिर्फ उनके पास अलग अलग साधन होंगे बल्कि वो भी काम मधुरेश वो शुरू कर पाएंगी। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में बड़ी संख्या में भी महिलाएं मौजूद हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके खाते में भी पैसा आया है। ये जिनका दीदी है इनके खाते में भी पैसा आया है। क्या करेंगे इस पैसे का? इस पैसे से हम अपना रोजगार बढ़ाएंगे भैया। अभी क्या रोजगार अभी है? अभी मेरा सिलाई का रोजगार चल रहा है। अच्छा। इसमें हम और इसको इस पैसा से लगा के और इस रोजगार हम अपना बढ़ाएंगे। अच्छा, तो जब जीविका के से जुड़ने के पहले की स्थिति क्या थी और अभी की? पहले की तो स्थिति बहुत खराब थी भैया। हम लोग जो जीविका में जब से जुड़े उसके बाद हम लोग का बहुत लाभ लिया जीविका से, जिसमें समूह से पैसा उठा या फिर बैंक ले लिया। देखिए आज के डेट में देखिए सभी दीदी पे 10,000 रुपया आया है, मेरा भी आ गया। आपका भी 10,000 रुपया आ गया। तो ये महिला थी, जीविका दीदी थी, इनका 10,000 रुपया आया है। और भी यहाँ पे कई महिलाएं आप पीछे देख सकती हैं, कई महिलाएं हैं जीविका दीदी हैं जिनके खाते में पैसा आ चुका है। बड़ी बात ये है कि ये एक ऐसा बिहार सरकार की ऐसी एक योजना है जिसके माध्यम से महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर हो रही हैं। मसलन अगर बात करें कि अभी प्रधानमंत्री से संवाद के दौरान एक महिला ने बताया कि उसने 4 बकरी पहले खरीदी, उस बकरी के माध्यम से फिर कुछ मुर्गियां खरीदी और उसके बाद फिर अब मछली पालन कर रही है और वो कंप्लीट आत्मनिर्भर हो रही है। अभी हमारे साथ एक और महिला अभी खड़ी थी, उनके खाते में भी 10,000 रुपया आया। तो उन्होंने बताया कि पहले की जो स्थिति थी वो बेहद खराब थी और अब उनके जीविका के माध्यम से जुड़ने के बाद उन्होंने कपड़े की एक दुकान खोली है और त्योहार का मौसम शुरू हो रहा है। इस वक्त जब 10,000 रुपए आए हैं उनके हाथ में तो वो 10,000 रुपए का करके अपने दुकान में वो इसको इन्वेस्ट करेंगे और निश्चित रूप से उनकी जो तरक्की होगी वो आर्थिक रूप से समृद्ध होंगी। बिल्कुल मधुरेश, और अभी भले ही 10,000 रुपए आए हैं लेकिन अगर काम बेहतर रहता है तो 1,90,000 रुपया और आ सकता है, जो वित्तीय सहायता है उनको और मिलेगी। इस बारे में क्या मानना है जो महिलाएं हैं उनका? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए जितनी महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं सब आज सुबह लगभग 9 बजे 10 बजे के आसपास सब यहाँ पटना में जो वेन्यू बनाया गया था वहां ऊर्जा स्टेडियम में वहां पहुंच गई थी और अब महिलाएं जो हैं वो यहाँ से निकल रही हैं। लेकिन जितनी भी महिलाएं जिनसे हमारी बातचीत हुई उन सब का यही कहना था कि वो बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कह रही थी। और जिस तरीके से आपने देखा हुआ कि आज प्रधानमंत्री के साथ उनका संवाद हुआ वो एक प्रधानमंत्री और जीविका दीदी के बीच का संवाद नहीं था, वो एक भाई बहन के बीच का संवाद लग रहा था। और जीविका दीदियां भी उनको लगातार भैया कहकर संबोधित कर रही थी और प्रधानमंत्री ने जो उनसे बातचीत की, जब उन्होंने अपनी बातों को रखा तो वो भी बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह रखा। लग रहा था कि जैसे एक बड़ा भाई अपनी बहनों को बता रहा है कि कैसे वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कैसे वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकती हैं। और प्रधानमंत्री ने एक इंपॉर्टेंट बात यही कही कि सिर्फ
पैसे दिए हैं ये बात नहीं है, उनके ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जा रही है कि किस तरीके से वो पैसे को एम्पलीफाई कर सकते हैं, वो कैसे अपने पैसे से आमदनी जनरेट कर सकती है। जी बिल्कुल, और यही अगर देखा जाए राजेश, कहीं ना कहीं बदलता बिहार यही है, क्योंकि ये वो बिहार है जिसमें आज के समय में हम देख पा रहे हैं कि जो महिलाएं हैं किस तरीके से आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रही हैं। अब से शायद एक दशक पहले की अगर बात की जाए तो जो महिलाएं हैं वो इस तरह का माहौल शायद सोच भी नहीं पाती होंगी। जिस तरीके से आज सरकार और खासतौर से पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रयास किया जा रहा है कि उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं की जो भूमिका है उस पर और ज्यादा फोकस किया जाए। बिल्कुल मुकुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से महिलाओं को कई बार अभाव में जीवन जीना पड़ता है। पति अगर पैसे बहुत कमाते भी हों, महिलाओं को अगर कुछ पैसा खर्च करने के लिए मिलता है तो उससे वो पैसे बचा करके अपने जो गुल्लक है उस गुल्लक में वो कुछ पैसे रखती है जो उन्हें विपत्ति में काम आते हैं। लेकिन कई मर्तबा ऐसा भी देखा जाता है कि उनका गुल्लक बिल्कुल खाली है। ऐसी स्थिति में ये जो 10,000 रुपए का तोहफा तमाम महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, या कहीं ना कहीं उनके जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम हम कह सकते हैं। खास करके हमने पहले देखा जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी, उस वक्त हमने देखा था कि जो पुरुष पी करके घर आते थे, महिलाओं के साथ मारपीट करते थे और उन्हें पैसे मिलना तो दूर, उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन जब से शराबबंदी हुई, बिहार में शराब की बंदी के बाद महिलाओं को सम्मान मिलना शुरू हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं को 50% जो है वो पंचायत में अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया गया। 35% आरक्षण जो है बीपीएससी जैसी तमाम परीक्षाओं में दिए गए। तो इस तरीके से बिहार में महिलाएं जो हैं वो देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत तेजी से सशक्त हो रही हैं। इसमें ये डबल इंजन की जो सरकार है इसकी सबसे बड़ी भूमिका हम कह सकते हैं कि पहले शराबबंदी नहीं होने की स्थिति में महिलाओं को मारपीट, यंत्रणा का सामना करना पड़ता था, उनके पास पैसे नहीं होते थे और वो अभाव में जीवन जीती थी। अगर पति की मौत हो जाए या घर में कोई कमाने वाला ना हो तो उनके लिए मजदूरी करने के सिवा कोई चारा नहीं होता था। ऐसे में ये 10,000 रुपए उनके लिए कहीं ना कहीं जीवन रक्षक दवाओं की तरह काम करेंगे। वो विपत्ति में इस पैसे का इस्तेमाल कर सकती हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई पर इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। पति अगर खर्च ना भी दे तो वो घर का चूल्हा चौका जो है वो आराम से चला सकती हैं। और उसी वजह से लगातार हम भी यही कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रही हैं और यही बदलते बिहार की जो स्थिति है वो आप खुद भी देख सकते हैं। फिलहाल मधुरेश और राजेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से अगर बात की जाए बिहार की, ना सिर्फ एक बड़ी सौगात बिहार की महिलाओं को यहाँ प्रधानमंत्री ने आज दी और साथ ही साथ एक हम कह सकते हैं एक अहम संदेश भी प्रधानमंत्री ने दिया कि जो महिलाएं हैं लगातार वो आगे बढ़ रही हैं और उनकी मदद के लिए सरकार भी पीछे नहीं है, हमेशा उनके साथ खड़ी और अब वित्तीय सहायता भी उनको प्रदान कर रही है। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुकने एक छोटी सी ब्रेक के लिए। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। स्वच्छोत्सव के बिना उत्सव सभी व्यर्थ है। स्वच्छता के ही है तोरण और उसी के अर्थ है। हो साच है स्वच्छता और सांझ हो इसमें सभी की काम ये और आगे बढ़े, रुके ना फिर ये कभी। स्वभाव में, संस्कार में स्वच्छता उमंग हो, स्वच्छता हो धर्म और स्वच्छता ही कर्म हो। 25 सितंबर 2025 को सुबह 8 बजे एक साथ एक दिन 1 घंटे के लिए स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मिड डे प्राइम में अब हम बात करते हैं आकाश के योद्धा की। जी हाँ, MiG-21 की अगर खासतौर से बात की जाए तो आपको बता दें 63 साल तक दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाला MiG-21 फाइटर जेट आज सेवा मुक्त हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमान के बेड़े के सेवा मुक्त होने के समारोह में वो शामिल हुए। CDS जनरल अनिल चौहान, COS जनरल उपेंद्र द्विवेदी और CNS एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी समारोह में मौजूद रहे। MiG-21 विमान को 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लंबे समय तक MiG-21 का योगदान एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 1971 के वॉर से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक जबरदस्त मजबूती MiG-21 ने अभी तक रक्षा क्षेत्र को प्रदान की है। आज जब हम MiG-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। MiG-21 केवल एक एयरक्राफ्ट या मशीन भर ही नहीं है, बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। साथियों, एक तरफ तो मिलिट्री एविएशन का खुद का जो इतिहास है वह अपने आप में इनक्रेडिबल है ही, दूसरी तरफ MiG-21 ने मिलिट्री एविएशन की जर्नी में कई और प्राउड मोमेंट्स यानी गौरव के क्षण जोड़े हैं। आपको बता दें, इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में MiG-21 के 11,500 से ज्यादा विमान बनाए गए हैं। ये संख्या आपके लिए इस लड़ाकू विमान की लोकप्रियता, विश्वसनीयता और उसकी बहुआयामी क्षमताओं का प्रमाण है। आज जब हम MiG-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। MiG-21 केवल एक एयरक्राफ्ट या मशीन भर ही नहीं है, बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। साथियों, एक तरफ तो मिलिट्री एविएशन का खुद का जो इतिहास है वह अपने आप में इनक्रेडिबल है ही, दूसरी तरफ MiG-21 ने मिलिट्री एविएशन की जर्नी में कई और प्राउड मोमेंट्स यानी गौरव के क्षण जोड़े हैं। तो MiG-21 की अगर बात की जाए, ये सिर्फ कोई मशीन या एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि इसका जो योगदान है वो किस तरह का रहा है उसके बारे में भी आइए आपको यहाँ हम जानकारी दे देते हैं। खासतौर से साहस, वीरता और भारतीय वायुसेना के गौरव का प्रतीक माना जाता है MiG-21 को। जी हाँ, अभी तक अगर देखा जाए और खासतौर से 1965 की अगर हम बात करें तो जंग में पहली बार MiG-21 के जो दहाड़ है वो हर किसी ने सुनी थी जब इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को MiG-21 ने उस वक्त कड़ी टक्कर दी थी। साथ ही 1971 की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश की आज़ादी में बना ये निर्णायक हथियार, जी हाँ, वहाँ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रही। 1971 की जंग में पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे MiG-21 ने, MiG-21 ने। 1999 की भी हम बात करें, कारगिल के में चोटियों पर उड़ान भरकर दुश्मनों पर कहर ढाया था MiG-21 ने। इसके साथ साथ देखिए 2019 में बालाकोट स्ट्राइक की भी अगर बात की जाए तो F-16 को भी MiG-21 ने मार गिराया था। और खासतौर से अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की तो यहाँ भी एक निर्णायक भूमिका जो है वो MiG-21 की हमें नजर आई थी। और ये निर्णायक भूमिका इसलिए क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए 1965 से लेकर अगर हम 2025 तक की बात करें, 63 साल का जो एक सफ़र रहा है MiG-21 का वो काफ़ी अहम रहा है। अलग अलग पड़ाव जो हैं वो इसने देखे और इसी वजह से हम लगातार कहते हैं कि किस तरीके से ये हमारी भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू योद्धा है और एक ऐसा योद्धा जिसने हर मोर्चे पर हम कह सकते हैं दुश्मन के जो दांत हैं वो खट्टे किए। इस बारे में और जानकारी हम लेंगे, हमारे संवाददाता फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विशाल बेरिस्टो हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, जिस तरीके से देखा जाए आज हमने देखा इसकी विदाई हुई MiG-21 की, भले ही ये कार्यक्रम हो विदाई का, लेकिन जिस तरह का इतिहास हम MiG-21 का देखते हैं, 1965 की जंग की बात की जाए या 2025 में ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करें, हर तरीके से हमेशा दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं MiG ने। और ना सिर्फ ये बताया है कि MiG-21 जो है आखिर क्यों वो हमारी भारतीय वायुसेना का गौरव कहलाता है।
देखिए मुकुल, आपने बात की 1965 की लड़ाई से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में यह MiG-21 ही था जिसने F-16 को गिराकर जी पाकिस्तान का गुरूर तोड़ दिया। और आपको याद होगा किस तरह से हमारे अभिनंदन ने पाकिस्तान की वायुसेना का अभिनंदन किया उनके F-16 को शूट डाउन करके। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये तमाम वो लड़ाकू जहाज हैं जिन्होंने हमेशा के लिए भारतीय वायुसेना को अलविदा कह दिया है। और आपने सुना अगर रक्षा मंत्री को, उन्होंने कहा कि भारत वो देश है, हमारी वो संस्कृति है कि हम अपने सिपाहियों के साथ साथ अपनी मशीनों के, अपने हथियारों को भी मानते हैं कि उनके अंदर देवों का वास है। और दशहरे पे, अब दशहरा आने वाला है, हम अपने हथियारों का हथियार पूजन भी करते हैं जी। तो आज जिस तरह से MiG-21 को विदाई दी गई, उससे साफ जाहिर होता है कि MiG-21 भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी रहा है और 6 दशकों तक इसने भारतीय वायुसेना की नाक और आन बान शान बन के हमेशा दुश्मन पर गरजा है। जी बिल्कुल, और खासतौर से अगर देखा जाए विशाल, क्योंकि हाल के समय में हमारे जो वायुसेना का जो बेड़ा है उसमें तो हम कह सकते हैं बहुत ही आधुनिकता वाले जो एयरक्राफ्ट हैं वो हमारे पास हैं, लेकिन अगर खासतौर से MiG-21 की जब हम बात करते हैं, जिस तरीके से इसका जो नेविगेशन था उतना बेहतर नहीं माना जाता था, उसके बावजूद 1999 की बात की जाए, उसके बाद की बात की जाए, लगातार सटीक हमले जो हैं वो MiG-21 के जरिए किए गए। देखिए मुकुल, MiG-21 की आप बात कर रहे हैं, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती है, टेक्नोलॉजी और मशीनरी भी बदलती है, लेकिन MiG-21 भारतीय वायुसेना का पहला सुपरसोनिक विमान था और इसने ये साबित कर दिया कि हम इतने पुराने जहाज से भी हम F-16 को गिरा सकते हैं। और ये भारतीय वायुसेना के जो अफसरान हैं, जो पायलट हैं, उनकी ये कारगुजारी है कि उन्होंने इतने पुराने जहाज से, क्योंकि ये 60 साल पुराना जहाज है, वक्त ब वक्त इसमें टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स होते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये 60 साल पुराना जहाज रहा है। और उससे अगर आप F-16 गिराते हैं तो उससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स हैं वो कितने ज़्यादा एडवांस्ड है। ये बात ज़रूर है कि जहाज़ पुराना हो गया है, लेकिन भारतीय वायुसेना में MiG-21 पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट है। मुकुल जी बिल्कुल विशाल, और साथ ही रक्षा मंत्री ने जैसे कहा कि ये सिर्फ कोई मशीन या एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि भारत और रूस के जो संबंध हैं उनका एक जीवंत प्रमाण आज हमारे सामने है। और हम कह सकते हैं कि लगातार वही जो विश्वास है, विश्वसनीयता है, वो आज भी हमें देखने को मिलती है। देखिए मुकुल, आज चंडीगढ़ के एयरफोर्स स्टेशन से जब रक्षा मंत्री ने यह बात कही है तो उसके बहुत बड़े मायने हैं और इंटरनेशनल स्टेज पर इसको काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए। रक्षा मंत्री ने साफ इशारा कर दिया कि भारत और रूस के रिश्ते कितने मजबूत रहे हैं। मिग हमारे पास है और आगे भी हम रूस के साथ मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे, तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर जिस तरह का भी आप समझना चाहें, लेकिन उसके बावजूद भारत ने साफ कर दिया है कि रूस हमारा भरोसेमंद साथी था, है और रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिसको हमको बिटवीन द लाइंस रीड करना होगा, खास तौर से मिलिट्री टेक्नोलॉजी और मिलिट्री कोऑपरेशन के अंदर। जी बिल्कुल, लेकिन विशाल जिस तरीके से MiG-21 जो है वो तो आज से सेवा मुक्त हो रहा है, हो चुका है, ऐसे में और अब आने वाले समय में जो भारतीय वायुसेना का बेड़ा है कैसे और आधुनिक होता हुआ नजर आएगा? कौन से नए आधुनिक एयरक्राफ्ट जो हैं अब हमें देखने को मिलेंगे? देखिए मुकुल, MiG-21 रिटायर ज़रूर हो रहा है, लेकिन MiG-21 के बाद MiG-27, MiG-29 हमारे पास है और उसके बाद सुखोई भी रशिया का हमारे पास है। हमने हाल ही में फ्रांस से रफाल जहाज़ लिए, लेकिन अब जो हमने मेड इन इंडिया तेजस है वो MiG-21 के बेड़े की जगह लेगा और वो हम सब के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि हमारा अपना तेजस तैयार है पूरी तरह से MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए। ये बात ज़रूर है कि MiG-21 को रिप्लेस करने की बात बहुत वक्त से चली आ रही थी, लेकिन आज वो घड़ी आई है जब इस जहाज़ ने हमें हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है और इसकी जगह लेगा हमारा अपना तेजस। जी बिल्कुल, तो देखिए भारत के लिए गौरव की बात, फिर चाहे हम MiG-21 की बात करें या जो तेजस है, लगातार भारत का मान बढ़ाएगा, हमारे देश की सेना का जो मान है वो बढ़ाता हुआ हमें नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं लेह की, जहां पर फिलहाल जो हालात हैं सामान्य बने हुए हैं। आपको बता दें, लेह में बुधवार को हुई हिंसक झड़पों के बाद प्रतिबंधों का पालन करते हुए अब स्थिति जो है नियंत्रण में है। कल पूरी तरह यहां शांति रही, हालांकि एहतियात के तौर पर लेह में आज भी सभी शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो बंद रखे गए हैं। इस बीच उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लेह में हालात की समीक्षा की। उन्होंने विरोध प्रदर्शन के बाद लद्दाख में पैदा हुई स्थिति का आकलन किया।
एलजी ने अधिकारियों को लद्दाख में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। ये भी कहा है कि सतर्कता बरतते हुए एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जाए। हिंसा में घायल हुए एक प्रदर्शनकारी को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में एयरलिफ्ट किया गया है और बाकी घायलों का लेह शहर के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेह में हुई हिंसा को लद्दाख के उपराज्यपाल कमिंद्र गुप्ता ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख क्षेत्र और यहां रहने वाले लोग बहुत ही शांति प्रिय हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हुआ उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी जिसकी जांच की जा रही है। लद्दाख में जो हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमने परसों के दिन जब यहाँ पर प्रदर्शन था या बंद की काल थी तो हमने सिर्फ यही कहा था, हमने अपने साथियों को ये जो पुलिस वाले हैं उनको लाठियां देके भेजा था। कोई इस प्रकार का माहौल नहीं था, लेकिन वहां धरने पर जाकर के उसके बाद उठना और बाद में जाकर के एकदम से जगह जगह पर आग लगाना, और ये भी था कि वो बहुत से ऐसे लोग ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई उन्होंने किया था जिस पर कि अभी ये काम होने वाला था। इसलिए एहतियातन बड़ा जरूरी था कि इस प्रकार के जो मॉब को हम रोकते, क्योंकि इस मॉब के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। जो बहुत से लोग बाहर से भी थे जो हमारे ध्यान में चीजें आई हैं। तो हम नहीं चाहते कि लद्दाख जो एक शांति वाला क्षेत्र है उसको इस प्रकार से माहौल क्रिएट किया जाए। कुछ लोगों ने सीआरपीएफ और पुलिस की गाड़ियों को जलाने का जो प्रयास किया है उसमें अभी हमारे पुलिस के जवान भी बैठे थे। तो ये सिर्फ आत्मरक्षा के लिए सब कुछ किया गया। और ताज़ा हालात पर जानकारी के लिए हमारे साथ लेह से हमारे संवाददाता नीरज सिंह फिलहाल जुड़ चुके हैं। नीरज, जानना चाहेंगे आपसे ताज़ा हालात की अगर बात की जाए, ना सिर्फ हम लगातार बता रहे हैं अपने दर्शकों को भी कि जो अब जो स्थिति है वो सामान्य है, धीरे धीरे सामान्य हो रही है, जांच की जा रही है। मैं चाहूँगा अगर आप तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों को भी दिखाएं फिलहाल किस तरह की स्थिति या जो तस्वीर आपके इर्द गिर्द नजर आ रही है वहाँ। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें कि लेह के हालातों की हम बात करें तो स्थिति धीरे धीरे सामान्य की ओर बढ़ रही है। हालांकि अभी भी कई सारे प्रतिबंध हैं, जो मार्केट हैं वो बंद हैं, लेकिन ज़रूरत की जो चीज़ों के जो सामान हैं वो मिल रहे हैं। मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, हॉस्पिटल खुले हुए हैं। ज़रूरत की जो चीज़ें लोगों तक पहुँचें उनका जो इंतजाम है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया गया है। हालांकि जो हिंसा हुई बुधवार को, उसके बाद कई सारे नए तथ्य भी निकलकर सामने आए हैं और जिसमें ये इशारा होता है कि इस हिंसा के पीछे बाहरी लोग शामिल थे। क्योंकि जिस तरीके से आप देखें कि नेपाल में जो अराजकता फैली, उसके बाद यहाँ पर भी जब हिंसा हुई थी बुधवार को, तो उसमें कुछ नेपाल के जो लोग हैं वो भी आइडेंटिफाई हुए हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ये कहना है। डोडा से भी एक जो लिंक है वो निकलकर सामने आ रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर देखें कि पिछले 10-15 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन है वो चल रहा था, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी। और केंद्र सरकार के साथ लगातार जो मांगे यहाँ के लोग उठा रहे थे, उन मांगों पर सकारात्मक रुख भी अपनाया जा रहा था। 6 अक्टूबर को बैठक होने वाली थी, लेकिन उस बैठक से पहले अचानक से ये हिंसा क्यों भड़की और उसके बाद आपने देखा कि लेह में किस तरीके के हालात हो गए। लेकिन अब जो उपराज्यपाल हैं उनका ये कहना है कि वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में, लगातार जो मीटिंग्स हैं वो हो रही हैं और जो क्षेत्र है उसमें शांति बरकरार रहे उसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो लोग हैं उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। कम्युनिटी के जो सीनियर लोग हैं उनसे भी लगातार जो बातचीत है वो चल रही है। तो बातचीत का जो रास्ता है वो अभी भी बरकरार है। और उपराज्यपाल का ये कहना है कि आने वाले दिनों में जो जिन चीज़ों को लेकर लगातार यहाँ के लोग जो आंदोलन कर रहे थे उस पर सकारात्मक जो रुख है वो अपनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है, हमने इससे पहले भी देखा था कि देश के अंदर कई बार जो विदेशी ताकतें भारत के लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए लगातार कोशिशें करती थी। टूल किट के माध्यम से हमने देखा था कि सोशल मीडिया पर किस तरह से मुहिम चलाई जाती थी। अब खासतौर से आप देखें कि सोनम वांगचुक, उनके जो एनजीओ है उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। सीबीआई पिछले 2 महीने से लगातार जांच कर रही है। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। इसके अलावा स्वीडन से जो विदेशी चंदा लिया गया था, देश की संप्रभुता
के लिए एक तरीके से सर्वे करने की जो बात है वो सोनम वांगचुक का एनजीओ कर रहा था। उस पर केंद्र सरकार की आपत्ति भी थी कि इस तरह लोकतंत्र संस्थाओं को कमजोर करने का जो प्रयास है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जांच अपनी तरफ से लगातार चल रही है, लेकिन आने वाले समय में जो स्थिति है वो धीरे धीरे सामान्य होगी। हालांकि अभी भी कुछ प्रतिबंध जरूर लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, और खासतौर से जैसे आपने जिक्र किया सोनम वांगचुक का भी, क्या माना जाए जिस तरीके से पहले शांतिपूर्ण स्थिति नजर आती थी, लेकिन एकदम से जिस तरीके से वहां पर हम कह सकते हैं हिंसा भड़की, क्या उस दिशा में भी जो जांच है वो चल रही है? क्या उसमें भी उनकी भूमिका पर हम कह सकते हैं कि इस दिशा में भी जो जांच है वो की जा रही है? देखिए, बिल्कुल उनकी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि आप देखें कि इससे पहले उन्होंने तमाम जो सोशल साधन हैं लोगों को संबोधित करने के, वहां पर कई तरह की टिप्पणी की। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए नेपाल में जो अराजक स्थिति हुई है, बांग्लादेश में जो अराजक स्थिति हुई है, श्रीलंका में जो अराजक स्थिति हुई है, उसकी ओर इशारा किया था। तो ये इशारा क्या यहाँ के युवाओं को एक तरीके से भड़काने का था? इस एंगल से भी जो जांच है वो की जा रही है। और इसके साथ साथ ही आप देखें कि सोनम वांगचुक के 2 एनजीओ हैं, उन 2 एनजीओ के खिलाफ विदेशी जो फंडिंग कानून है उसके तहत जो कार्रवाई है वो भी की गई है, FCRA के तहत। इसके साथ साथ सीबीआई मामले की जांच कर रही है। पिछले 2 महीने से सीबीआई की जो टीम है वो सोनम वांगचुक के एनजीओ की जांच कर रही है कि आखिर जो विदेश से जो पैसा आ रहा है उसका इस्तेमाल है वो किस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि कई तरह की अनियमितताएं निकलकर सामने आई हैं। इसके साथ ही जो जानकारी हमें मिली है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो भी अपनी तरफ से जो कार्रवाई है वो सोनम वांगचुक के जो एनजीओ हैं उनके खिलाफ कर रहा है। निश्चित तौर पर सोनम वांगचुक की जो भूमिका है वो संदिग्ध है, और जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उस एंगल से भी जांच कर रही हैं। इसके साथ साथ ही जो नेपाल और डोडा का जो लिंक निकलकर सामने आया है उस एंगल से भी जो जांच है वो की जा रही है। और स्पष्ट है उपराज्यपाल और यहाँ के प्रशासन का कि जो भी इस हिंसा के पीछे शामिल होगा, जो भी बाहरी ताकतें होंगी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन लोगों को किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि लेह में इस तरह की अराजक स्थिति इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली और निश्चित तौर पर बाहरी जो हाथ है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और ऐसी स्थिति ना हो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एजेंसियों से समन्वय की तमाम जो बात है वो भी सामने आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने लेह की अगर बात की जाए किस तरीके से अब शांतिपूर्ण जो हालात हैं एक बार फिर से होते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ जांच भी जारी है आखिर किस वजह से जो हालत है इस स्तर पर पहुंची, इस तरीके से बिगड़ते हुए नजर आए। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। पहले अक्सर टाल दिया करती थी कहकर अगली बार नया पेंसिल बॉक्स हो, मनपसंद साबुन या थोड़ी और दाल। अब जीएसटी जो घट गया है तो अब हर सामान सस्ता हो गया है। अब खुलकर खरीदारी करूंगी, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है, अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लोहा और कोयला जैसे खनिजों के बिना औद्योगिकीकरण की कल्पना करना भी मुश्किल है। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा कि खनन प्रक्रिया में पर्यावरण के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए खनिज सेक्टर का प्रमुख योगदान इसमें नजर आता है और इस क्षेत्र में लगातार बड़े सुधार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही वर्ष 2024 के राष्ट्रीय भूविज्ञान समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने देश के विकास में भूवैज्ञानिकों की अहम भूमिका को भी सराहा। उन्होंने कहा कि बादल फटने और भूस्खलन जैसी आपदाओं को सही समय पर जानकारी हो, इसके लिए इस दिशा में भूवैज्ञानिकों और हमको काम करना होगा। लोहा और कोयला जैसे खनिज पदार्थों के बिना औद्योगिकरण की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। देवी और स्वजनों,
खनन एक अत्यंत प्राचीन उद्योग है जो आर्थिक विकास के लिए संसाधन के साथ साथ बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। लेकिन इस उद्योग के कारण स्थानीय निवासियों का विस्थापन, जंगल का उजड़ना, वायु और जल प्रदूषण जैसे कई दुष्प्रभाव भी होते हैं। इन दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए खनन प्रक्रिया में सारे नियम कानूनों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। आपको बता दें, दिल्ली में आज से 2 दिवसीय तीसरे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया गया। भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की। इस वर्ष की समिट का विषय प्राचीन भारतीय ज्ञान पर आधारित है, जिसे संस्कृत वाक्यांश यथा अन्य तथा मन से अभिव्यक्त किया गया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह मंच विश्व भर के विशेषज्ञ, नियामकों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाकर खाद्य सुरक्षा और पोषण कल्याण के साझा संकल्प को मजबूत करता है। Gone are the days when each country and local populace confined themselves to food produced domestically. Whatever is produced today in one part of the world is available on the other parts. When countries engage in the global exchange of food products, they are not just trading goods, it has impact on the health and the well-being of their populations. Any lapse in food safety can lead to serious public health crisis, disrupt trade, and damage the reputations of business and nations alike. Therefore, food safety is not just about compliance, but more importantly, about building trust in the global food systems. तो खाद्य सुरक्षा को किस तरीके से और ज़्यादा मजबूती दी जा सकती है, इस पर लगातार मंथन होगा। यहाँ पर इसका जिक्र भी किया जेपी नड्डा ने। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहाँ यहाँ पर प्रयागपुर क्षेत्र में एक अवैध मदरसे का बड़ा मामला सामने आया है। प्रयागपुर क्षेत्र में आपको बता दें, परिहार चौराहे के पास अवैध संचालित मदरसे से आपको बता दें 40 बालिकाएँ जो हैं एक बाथरूम में बंद मिली थीं। संचालित अवैध मदरसे पर जन शिकायत के बाद एसडीएम और पुलिस की छापेमारी के दौरान बालिकाओं को मुक्त कराया गया। छापेमारी करने के लिए गई पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मदरसा संचालक खलील अहमद ने पहले तो दबंगई दिखाई, लेकिन बाद में एसडीएम ने भारी पुलिस बल बुलाकर मदरसे में प्रवेश किया। अंदर भयावह हालत देख मदरसा में पुलिस बल तैनात कर अल्पसंख्यक विभाग को सूचित किया गया। पूरे मामले में अवैध रूप से बाहरी फंडिंग की आशंका जताई जा रही है। ये मदरसा संचालित था वहाँ, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसा की श्रेणी में आता है। वर्ष 2023 में शासन के निर्देश पे जो जनपद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हुआ था, उनमें 495 मदरसे जनपद में संज्ञान में आए थे जो गैर मान्यता प्राप्त थे। उसी प्रकार का ये मदरसा संचालित था। मेरे द्वारा जब वहाँ मौके पे रात शाम को जब मौके पे जाके देखा गया, तो वहाँ पे 40 बच्चियाँ जो हैं वो उसमें रजिस्टर्ड पाई गई। सबका ब्यौरा मैंने अभिलेख उनसे मांगे हैं, तो संभवतः आज मुझे प्राप्त हो जाएंगे। फिर भी मैंने उनको मौखिक रूप से निर्देश दे दिए हैं कि मदरसे को आप बंद कर दें और बच्चियों को उनके माँ बाप को सुपुर्द करें। नायब तहसीलदार और पुलिस और राजस्व की टीम बना हुआ पाया गया है और 3rd फ्लोर पे जब उसको बाथरूम को उसमें छुपा के लड़कियां रखी गई थी, जब उसको सख्ती से खुलवाया गया तो उसमें 40 नाबालिग लड़कियां जो करीब 9 से 14 साल की थी वो उसमें बरामद हुई हैं। और फिलहाल मीडिया प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म
वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़ जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं, क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिडडे प्राइम। अब आइए बात करते हैं खेल जगत की खबरों की भी, और खासतौर से खेल जगत की खबरों के लिए अगर बात की जाए भारत श्रीलंका का मैच और इस मैच में क्या कुछ खास रहेगा, इसके लिए सीधा रुख कर लेते हैं गौरव का। गौरव, ओवर टू यू, क्या कुछ खास रहने वाला है इस मैच में? शुक्रिया मुकुल। और आपको भी मालूम है कि भारतीय टीम जो है वो एशिया कप के फाइनल में है, तो आज का मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ है। तो एशिया कप 2025 अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अब तक अपने सभी मैच जीते हैं। विजयी रथ पर सवार सूर्या की सेना पहले ही फाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। एशिया कप के आखिरी सुपर 4 मुकाबले में भारत का सामना आज श्रीलंका से होगा। तो एक तरह से अपना प्रैक्टिस मैच जो है फाइनल से पहले ये टीम इंडिया खेलेगी। एशिया कप 2025 का कारवां अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। 2 मैच के बाद इस सीजन के विनर का पता चल जाएगा। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अब तक हार का मुंह नहीं देखा है। विजयी रथ पर सवार सूर्या की सेना पहले ही फाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। सुपर 4 में भारत ने पहले पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश को हराकर फाइनल का टिकट कटाया। अब अपने आखिरी सुपर 4 मुकाबले में टीम का सामना श्रीलंका से होगा। सुपर 4 में लगातार 2 हार के बाद श्रीलंका पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। ऐसे में सूर्या एंड कंपनी श्रीलंका के खिलाफ फाइनल की तैयारी करने उतरेगी। वहीं श्रीलंका की टीम अगर आखिरी मैच भारत के खिलाफ जीत भी जाती है तो भी 2 अंक ही उसके खाते में होंगे। श्रीलंका के खिलाफ होने वाले सुपरस्टार के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम अपनी पुरानी गलतियों पर काम करना चाहेगी, ताकि फाइनल में कोई भी गलती ना हो और एशिया कप की ट्रॉफी को जीतने में कामयाब हो सके। दुबई से मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एशिया कप के अपने सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में भारत का सामना श्रीलंका के साथ होगा। भारत अपने दोनों मुकाबले जीतकर फाइनल में प्रवेश कर चुका है। वहीं श्रीलंका अब अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने जा रहा है, जहां पर वो सिर्फ अपनी साख बचाने की कोशिश करेगा। भारतीय टीम भी इस टूर्नामेंट में विजय रथ पर सवार है और इस आखिरी मुकाबले में वो अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करेगी, ताकि फाइनल में जो भी टीम उसके सामने हो वो उसका डटकर सामना कर सके और इस खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही भारतीय टीम को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दुबई। तो वाकई मुकाबला जो है वो टीम इंडिया के लिए एक तरह से प्रैक्टिस मैच है। फाइनल से पहले टीम अपनी कमियों को देखेगी और उस मुकाबले पर और ज़्यादा बात करने के लिए सीधे दुबई का रुख करते हैं, जहां हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जो है वो मौजूद हैं।
तो जी मुकेश, कैसे देखते हैं इस पूरे मुकाबले को, और टीम इंडिया के लिए एक अच्छा है, कम से कम अपनी तैयारी को फाइनल से पहले परखने का एक बड़ा मौका है, क्योंकि श्रीलंका जो है वो ऐसी भी टीम नहीं है कि आप उसको हल्के में लेकर के चले, क्योंकि यहाँ पर अब समझ ये आता है कि कम से कम अब यहाँ पर प्रयोग नहीं बल्कि आपको एक ऐसी टीम उतारना होगा जो कि फाइनल के लिए आपके लिए बेस्ट साबित हो। मुकेश। बिल्कुल गौरव, अब देखिए जो कारवां एशिया कप का वो अपने आखिरी पड़ाव की तरफ पहुंच चुका है। फाइनल में भारत पाकिस्तान होंगे, लेकिन आज एक रिहर्सल मैच है जिसमें आप देख सकते हैं भारत का सामना श्रीलंका के साथ होगा। जैसा हमने रिपोर्ट्स में बताया कि कोई भी गलती जो हुई है पूरे टूर्नामेंट में उसको आखिरी टाइम है, आखिरी मौका है सुधार लें। और इतने दूर आप देखिए, जब दुबई में मैच हो रहा है, इंडिया के फैंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह फैंस जो है स्टेडियम के बाहर भी मौजूद रहते हैं, वहाँ पर भी वो टीम को सेलिब्रेट करते हैं, चीयर करते हैं। इनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ देखते हैं। अनीस साहब, पूरे इस टूर्नामेंट को, क्रिकेट को बहुत करीब से आप देखते हैं, वाकई में आज का जो मैच है वो यहाँ से सारी मिस्टेक ठीक करने का वेल ये मौका तो है, बिकॉज फाइनल के पहले जो मैच होता है वो ड्रेस रिहर्सल होता है या सेमीफाइनल होता है। ओके, आज प्रेशर नहीं है कि भाई हम फाइनल में पहुंचेंगे कि नहीं, हम फाइनल में आ गए, बट जो हमारा प्रॉब्लम है मिडल ऑर्डर का और कैचेस छोड़ने का, इसको आज रेक्टिफाई करना है। तो क्या कुछ रहेगा यहाँ पर, जैसे कि मिडिल ऑर्डर्स के जो बैट्समैन हैं, मौका नहीं मिला, इतना अच्छा कर नहीं पाए, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल पे ही डिपेंडेंसी रहेगी या मिडिल ऑर्डर को चलना पड़ेगा? बिल्कुल चलना चाहिए। मैं नहीं चाहूँगा कि ये कह दूँ ऑन एयर कि आज ये लोग फेल हो जाए ओपनिंग पे, बिकॉज वो कहते हैं ना फॉर्म है तो उसको दोनों हाथ से जकड़ लो। बट अगर मौका मिला, सूर्या, संजू, दुबे, ये लोग अगर थोड़ा रन मार देंगे तो इंडिया के लिए अच्छा रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हवा में कैचेस जाएंगी, 2 मैच में हमने 10 कैचेस छोड़े, जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छा नहीं है। फाइनल में कुछ भी हो सकता है, एक गलती और टूर्नामेंट हाथ से निकल गया, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। बिल्कुल। तो देखिए गौरव, यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस भी है, फैंस भी हैं, और सभी मान रहे हैं कि जो कैचेस विन मैचेस की कहावत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आखिरी मैच है, इसमें अपने आप को अच्छे से गियर अप कर लें। जिनको बैटिंग नहीं मिले वो यहाँ पर बैटिंग कर लें, ऐसा भी स्ट्रैटेजी रहेगा स्काई का कि वो जो लोग मिडिल ऑर्डर में नहीं थे, जैसे यूएई ओमान के खिलाफ संजू सैमसन को नंबर 3 पर लेकर के आए, उन्होंने वहाँ 50 करके दिखाया। तो जिनको बैटिंग नहीं मिले वो यहाँ पर अपने आप को गियर अप करें। अभिषेक शर्मा के लिए आपसे एक जल्दी से एक और जवाब जानना चाहेंगे, आपसे जल्दी से एक जवाब और जानना चाहेंगे, क्योंकि फाइनल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, तो आप वहां पर मौजूद हैं, तो क्या कुछ आप, क्योंकि टीम को फॉलो भी कर रहे हैं, टीम की प्रैक्टिस भी आप फॉलो कर रहे हैं, किस तरह का एक टीम में कैंप है, किस तरह का एक मूड है इस फाइनल मुकाबले को लेकर के? गौरव देखिए, हैट्रिक की तैयारी है भारत की पाकिस्तान के खिलाफ। 2 मैच जीत चुके हैं, तीसरे मैच में हैट्रिक लगानी है, लेकिन हैट्रिक लगेगी कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। जो मिस्टेक्स है उस पर काम करना पड़ेगा, जैसा अनीस जी ने बताया, और सभी बोल रहे हैं कि कैचेस विन मैचेस जो है, कैचेस पकड़ने पड़ेंगे, ग्राउंड में अच्छा रहना पड़ेगा। टॉस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन भारत ने उसको भी झुटला के दिखा दिया, चेज भी करके दिखा दिया, पहले बैटिंग करके स्कोर बोर्ड पर रन बनाए। तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे और बहुत इत्मीनान से इस मैच को खेलेंगे, क्योंकि फाइनल बड़ा क्रूशल है। और यहाँ पर इंडिया के जो चांसेस हैं इस ट्रॉफी को लिफ्ट करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा प्रबल हैं। ऐसे में भारतीय टीम और सूर्य कुमार यादव कोई गलती नहीं करना चाहेगी। जी, जाहिर तौर पर कोई किसी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहेगी, और यहाँ पर जीत की जो पटरी है उस पर टीम जो है वो अपने आप को रखना चाहेगी। और बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम इस पूरे टूर्नामेंट में जो है वो एक भी बिना मुकाबला हारे फाइनल तक पहुंची। बहरहाल आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए मुकेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुकुल, आपने भी देखा कि किस तरह से भारतीय टीम अपने आखिरी मुकाबले के लिए, यानी कि सुपर 4 का आखिरी मुकाबला, जो कि एक तरह से टीम के लिए प्रैक्टिस मुकाबला है, क्योंकि टीम पहले ही फाइनल में जो है वो पहुंच चुकी है, तो अपने आप को टीम एक गियर अप करेगी फाइनल मुकाबले के लिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया गौरव आपका महत्वपूर्ण खबर के लिए। तो आने वाले समय की अगर बात की जाए क्रिकेट की, अगर खास तौर से हम बात करते हैं तो ना सिर्फ फाइनल की बात करें, बल्कि उससे पहले आज का जो एक महत्वपूर्ण मैच की हम बात कर रहे हैं, भले ही उसको हम कह सकते हैं कि एक रिहर्सल मैच के रूप में देख रहे हैं, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण है। खासतौर से भारत के जो हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें या खासतौर से जो हम गेंदबाजी की बात करते हैं, तो अपना कह सकते हैं आज फिर से वही धार जो है गेंदबाजी में भी नजर आएगी। फिलहाल के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।